नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा लाभे और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कंपनी अधिनियम लेने के लिए प्रस्तुत हो। और आज का हमारा जो विषय है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है समामेलन का पर्दा उठाना, या हम लोग उसे कह सकते हैं आवरण को हटाया जाना। ये आवरण को हटाया जाना, ये बताने के पहले मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कंपनी का अपना पृथक अस्तित्व होता है। पृथक अस्तित्व ये एक विशेषता है कंपनी की। पृथक अस्तित्व क्या होता है? पृथक अस्तित्व का मतलब ये है कि कंपनी और वहां पे कार्य करने वाले सदस्य, यानी जिन सदस्यों ने काम किया है कंपनी के समामेलन के लिए, जब कंपनी अस्तित्व में आ जाती है तो वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि एक कंपनी और वहाँ के मेंबर्स जो है, जब ये समामेलित हो जाती है तो दोनों को अलग अलग समझा जाता है। वैसे जैसे कि कंपनी के जो एसेट्स है, कंपनी की जो लायबिलिटीज है, वो सिर्फ कंपनी की समझी जाती है, ना तो जिन लोगों ने इसे समामेलित किया है या जो इस कंपनी को चला रहे हैं। आप जानते हैं ना कंपनी को कौन लोग चलाते हैं? जो हमने चुन के दिए हुए हैं वो संचालक, वो कंपनी को चलाते हैं। लेकिन फिर भी भले वो कंपनी को चलाते हैं, लेकिन कंपनी का अपना पृथक अस्तित्व होने के कारण वो कंपनी और उनके बीच में एक ना दिखने वाला पर्दा होता है, जिसे कि हम लोग आवरण भी कह सकते हैं। ये जो पर्दा है वो इसीलिए है कि आपने इनको कंपनी के किसी भी लायबिलिटी के लिए इनको जिम्मेदार नहीं ठहराना है। कंपनी अपना जो प्रॉफिट है अपने हिस्से लिए लायबिलिटी को क्या करेगी? पूरी करेगी। जैसा कि हम लोगों ने पार्टनरशिप में देखा था या एकल व्यापारियों में जो देखा था, उससे हमने देखा था कि जो एकल व्यापारी के जो भी लायबिलिटीज है, जो भी उनका कर्जा है, वो किसे देना पड़ता है? वो सोल ट्रेडर को। इसलिए सोल ट्रेडर यानी एकल व्यापारी और एकल व्यापार, उसमें उसके बीच में हम लोग कोई अंतर नहीं देखते थे। लेकिन कंपनी का जब समामेलन हो जाता है तो सब कंपनी और उसको चलाने वाले व्यक्ति को अलग अलग समझा जाता है। लेकिन कई बार इस आवरण को हटाने की जरूरत पड़ती है। अब आवरण को हटाने की जरूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है कि जैसे कंपनी को चलाना है तो कंपनी किस तरह से चलाई जाएगी, इसके लिए बताया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मैंने पिछले बार भी कहा था कि मैं इन शब्दों का प्रयोग करूंगी तो आपको समझ लेना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? पार्षद सीमा नियम। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? पार्षद अंतर नियम। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उस संचालक मंडल को ये बताते हैं कि उन्होंने कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है। लेकिन जब ये व्यक्ति यानी जब ये संचालक मंडल एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के दायरे के बाहर निकलकर जब कार्य करते हैं, जिसके लिए कंपनी ने उनको परमिशन नहीं दी है, अनुमति नहीं दी है, तब उनके बीच में और कंपनी के बीच में जो ना दिखने वाला पर्दा है उसे हटाया जाता है, और जो चीज उन्होंने बाहर जाके की हुई है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होते हैं, कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होती है। तो ऐसे समय में हम जब उन दोनों के बीच का पर्दा हटाते हैं या दोनों को जब एक समझते हैं, तब हम लोग कहते हैं समामेलन का पर्दा उठाना। एक डेफिनेशन है जो कि प्रोफेसर ग्रोवर ने दी है। हम लोग देखते हैं कि उन्होंने इस पर्दा उठाने को क्या कहा हुआ है। एक व्याख्या है, उसे हम लोग थोड़ा अच्छे से देखते हैं। कानून जब पृथक अस्तित्व की उपेक्षा करके, कानून जब पृथक अस्तित्व की उपेक्षा करके, उपेक्षा का मतलब ये होता है कि जब वो मानने से इनकार कर देता है। क्या मानने से इनकार कर रहा है कानून? पृथक अस्तित्व, यानी कंपनी एक अलग है और वहां पे कार्य करने वाले लोग अलग है, उसकी जब कानून के द्वारा उपेक्षा की जाती है तब ये समामेलित व्यक्तित्व के पीछे अलग अलग सदस्यों तक पहुंचता है। तो ये जब कानून ने उसको मानने से इनकार किया हुआ है, तब ये समामेलित व्यक्तित्व क्या होंगे? कंपनी।
इसके पीछे जो कार्य करने वाले अलग अलग सदस्य है उनकी पूछताछ की जाती है, उनके तरफ पहुंचता है, यानी उनसे जो है इंफॉर्मेशन ली जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे समामेलन के पर्दे या आवरण को हटाया कहा जा सकता है। इस प्रकार की व्याख्या जो है वो दी है प्रोफेसर ग्रोवर ने, और उन्होंने यही बताया हुआ है कि जब कानून उपेक्षा का करेगा तभी हम लोग सदस्य और कंपनी को क्या समझेंगे? एक समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि नहीं तो देखिए, कंपनी और उनके बीच में जब पर्दा है तो जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, जो भी जानकारी लेनी है, वो किससे ली जाती है? कंपनी से ली जाती है। लेकिन जब हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ धोखा हुआ है, यहाँ का कार्य अच्छे से नहीं चल रहा है, तो हम लोग इन लोगों तक के पहुँचते हैं, यानी उनको चलाने वाले लोगों तक के पहुँचा जाता है, और उनके बारे में वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, वो और कहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये जब हम लोग जानना चाहते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि कंपनी के ऊपर से पर्दा हटाया गया है। ये दो प्रकार इसमें हम लोग विभाजित कर सकते हैं कंपनी के पर्दे को उठाना। एक तो न्यायिक व्याख्याओं के अधीन होता है या वैधानिक प्रावधानों के अधीन होता है। सबसे पहले समझ लीजिए न्यायिक व्याख्याएं क्या होती है और वैधानिक प्रावधान क्या होते हैं। वैधानिक प्रावधान वो होते हैं जो कंपनी एक्ट के अंदर बताए गए हैं। जब एक कंपनी समामेलित होती है तो उसके लिए कुछ प्रावधान बनाए जाते हैं। उन प्रावधानों को देख के ही ये कंपनी समामेलित होगी या समामेलन के लिए उसे परमिशन नहीं दी जाएगी, वो देखा जाता है। और जब ये देखने के बाद एक कंपनी अस्तित्व में आती है और फिर बाद में उसके यहाँ पे कार्य करने वाले सदस्य इन प्रावधानों को मानते नहीं है या इन प्रावधानों के बाहर जाके कार्य करना शुरू कर देते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि प्रावधानों की उपेक्षा की गई है और इसका जो पर्दा है वो हटाया जाता है। अब ये न्यायिक व्याख्याएं क्या होती है? न्यायिक व्याख्याएं ये होती है जब कानून बराबर है। कानून दो तरीके का, एक तो वैधानिक प्रावधानों का कानून होता है और दूसरा होता है न्यायिक कानून। तो ये न्यायिक कानून ये होता है जैसे कि इसके बारे में स्पष्ट रूप से प्रावधानों में नहीं बताया गया है कि अगर वहां पे कार्य करने वाला व्यक्ति इसके अंदर रह के कार्य कर रहा है या बाहर जाके कार्य कर रहा है, ये जब स्पष्ट नहीं होता है वैधानिक प्रावधानों के इस अंदर, तब वो व्यक्ति न्यायालय में पहुंचता है और न्यायालय में अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। उसके लिए जब लड़ने के लिए वो एक केस फाइल करता है ये कंपनी के ऊपर, तब उस न्यायालय के द्वारा दिए गए न्याय को कहा जाता है न्यायिक व्याख्याओं के अधीन। जब एक जज, न्यायालय का जज उसके बारे में अपना डिसीजन देता है या अपना न्याय करता है, उसके अधीन रह के जब ये पर्दा उठाया जाता है तब कहा जाता है समामेलन का पर्दा उठाया गया है। किसके अधीन होके? न्यायिक व्याख्याओं के अधीन। जब ये पर्दा उठाने की बात आती है तब वैसी ही केस पहले न्यायालय में जो प्रस्तुत की गई हुई थी और उसके ऊपर न्यायालय ने अपना क्या डिसीजन दिया था ये देखा जाता है, और उसी प्रकार से फिर उस जो केस अभी न्यायालय में प्रविष्ट है उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन सी अलग अलग व्याख्याएं हैं जिसके लिए कंपनी के ऊपर से पर्दा हटाया जा सकता है। एक तो है चरित्र निर्धारण के लिए। ये चरित्र निर्धारण क्या होता है? जैसे कि आपका, जैसे हम लोग जो नेचुरल पर्सन है उनका अगर चरित्र निर्धारण करना है तो आप उनकी खुद की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, व्यक्तित्व रूप में जो उनकी जानकारी है वो ले सकते हो। लेकिन जब हमने कहा है कि ये क्या है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, अनैसर्गिक व्यक्ति है। जब अनैसर्गिक व्यक्ति है तो उसका रहन सहन, उसका बर्ताव ये कैसे जाना जा सकता है? तो उसका जो बर्ताव है या उसका जो काम करने का तरीका है वो हम लोग जानते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से। लेकिन जब इसमें
उन प्रावधानों के लिए या जो एक्ट या जो व्यवहार वहां पे काम करने वाले व्यक्तियों ने किया है उसके लिए हमें संदेह है, तब हम लोग क्या करते हैं, न्यायालय में ऐसे बारे में अपनी केस जो है वो फाइल करते हैं। और चरित्र निर्धारण के लिए, ये तो चरित्र निर्धारण नहीं बता रहा है, तो ऐसे समय में सदस्य जो कार्य कर रहे हैं उनका चरित्र देखा जाता है और उस चरित्र से देखा जाता है कि क्या ये कंपनी किस रूप में है। जैसे कि चरित्र निर्धारण की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम लोग देखना चाहते हैं कि यह हमारी मित्र कंपनी है या शत्रु कंपनी है। ये बताया गया है, देश का कानून बताता है जो हमारा शत्रु देश है उसके साथ हमें कोई व्यवहार नहीं करना है। अब शत्रु देश क्या होता है? शत्रु देश वो होता है जिसके बीच में हमारा युद्ध छिड़ गया है। युद्ध छिड़ गया है तो ही हम लोग उसे शत्रु देश कह सकते हैं। अपने मन से हमारे ऊपर वो अटैक करते हैं या हम लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं, तो इस तरह से हम लोग नहीं बोल सकते। हम लोग कब एक देश को हमारा शत्रु देश कह सकते हैं? जब हम दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या वो कंपनी के साथ जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, पहले हमने जो करार किया था, उसको पूर्ण करना है या नहीं करना है, ये देखने के लिए हमें चरित्र निर्धारण करना होता है। और कंपनी जो हमारे देश में समामेलित होती है उसे तो हम हमारे देश की कंपनी कहेंगे, लेकिन जब इस प्रकार का कोई ये हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ये कंपनी हमारी मित्र कंपनी है या शत्रु कंपनी है, इसने जो करार किए उसे पूरे करने हैं या नहीं करने हैं, तब देखा जाता है कि उसमें कार्य करने वाले लोगों का नागरिकत्व क्या है, वो किस कंट्री के सिटीजन है, वो देखा जाता है। और ऐसे इसमें हम लोग कंपनी के चरित्र को निर्धारित करने के लिए कंपनी के बाहर यानी कंपनी के पीछे जाके वहां पे कार्य करने वाले सदस्यों का चरित्र देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग कंपनी में और उनके सदस्यों के बीच में जो पर्दा है उसे हटाया है और कंपनी और उस पे काम करने वाले सदस्य को एक समझा है। फिर दूसरा है जहाँ कंपनी चलाओ है। जैसे मैंने कहा कि जब आप रजिस्ट्रार के पास अपने जब डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हो तभी आपको समामेलन का प्रमाण पत्र मिलता है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपने वही चीजों को बताया है जो कि वैधानिक है, लेकिन फिर आगे जाके ये पता चलता है कि आपने जो कंपनी को बनाया हुआ है वो कंपनी वास्तव में किसी के साथ छल करने के लिए आपने बनाई हुई है। तो छल तो कंपनी के द्वारा नहीं होता है, कोई भी जो अनैसर्गिक व्यक्ति है वो आपके साथ छल नहीं कर सकता है। तो छल कौन करता है? तो छल जो नैसर्गिक व्यक्ति है वो करते हैं। और फिर ऐसे इसमें कि क्या कंपनी का समामेलन एक छलाव के लिए किया गया है या नहीं किया गया है, ये देखने के लिए भी हम लोग ये पर्दे को हटाते हैं। और जो मेंबर्स है वो क्या कर रहे हैं, उनका कार्य क्या है, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है, वो जानने के लिए हम लोग इन दोनों के बीच का पर्दा जो है वो हटाते हैं। और वहीं पे हम लोग कहते हैं कि छलाव कर रही है एक कंपनी, तो कंपनी जो अनैसर्गिक व्यक्ति है वो छलाव नहीं करती, तो वहां पे कार्य करने वाले व्यक्ति छलाव करते हैं। इसलिए कंपनी का समामेलन छलाव के लिए हुआ है या किसके लिए हुआ है, ये देखने के लिए हमें ये पर्दा उठाना जरूरी होता है कि वास्तव में ये मेंबर्स का उद्देश्य क्या है। कपट या अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कई बार क्या होता है कि वहां पे कार्य करने वाले जो व्यक्ति है वो कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं। कपटपूर्ण व्यवहार का मतलब ये होते हैं कि किसी के साथ कपट करना, धोखा करना। धोखा करना, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ कि जैसे कि एक व्यक्ति है जिसने दूसरी कंपनी के साथ एक करार किया हुआ है और एक करार के बीच में उन दोनों के बीच ऐसा करार हुआ है कि ये जो व्यक्ति वहां पे अभी जो अपॉइंट किया जाएगा वो उस कंपनी के जो ग्राहक है उन्हें अपनी कंपनी की तरफ खींचेगा नहीं। ये अगर छोड़ भी जाता है हमारी कंपनी तो भी ये व्यक्ति उस कंपनी में जहाँ पे अभी उसकी अपॉइंटमेंट हो रही है वहाँ के कस्टमर को किसी भी रूप में अपनी कंपनी की तरफ खींचेगा नहीं। लेकिन समझ लीजिए कि ये व्यक्ति
कंपनी छोड़ देता है और एक नई कंपनी को बनाता है और नई कंपनी का नाम रखता है एम लिमिटेड, और फिर वो जो पहली कंपनी है समझ लीजिए एबीसी लिमिटेड, उस कंपनी के ग्राहकों को इस कंपनी की तरफ खींचता है, तो ये कंपनी और इसके बीच में जो पर्दा है उसे हटाया जाता है और ये समझा जाता है कि इस व्यक्ति ने इस कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो करार किया था, उसे तोड़ने के लिए ही इसने इस कंपनी को बनाया हुआ है। और ये जब ऐसा हमें महसूस होता है तब वो कंपनी और उस व्यक्ति को अलग अलग ना समझते हुए एक समझा जाता है, और जो पहली वाली कंपनी है उसका जो लॉस है उसे पूरा किया जाता है। फिर है आपका जहां कंपनी अंशधारियों के एजेंट के रूप में कार्य कर रही है। कई बार क्या होता है, कंपनी जो है वो अंशधारियों के एजेंट के रूप में भी कार्य करती है। तो अंशधारियों के एजेंट के रूप में कार्य करना मतलब ये होता है कि जैसे समझ लीजिए कि एक कंपनी है हमारे यहाँ पे भारत में, एक बनी हुई कंपनी है, और वो समझ लीजिए पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी को बनाया हुआ है। अभी समझ लीजिए कि हमारे दोनों के बीच में युद्ध जो है वो छिड़ जाता है। युद्ध छिड़ जाने के बाद, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा हुआ है कि ये कंपनी, ये देश हमारा कौन सा देश हो जाता है? शत्रु देश। यदि युद्ध नहीं छिड़ता है तो हम लोग उस देश को हमारा शत्रु देश नहीं मान सकते। लेकिन समझ लीजिए कि इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया है, लेकिन इस कंपनी का फॉर्मेशन उसके पहले ही हुआ है। तो ऐसे समय में अब ये जो कंपनी के अंशधारी है, इस कंपनी के अंशधारी पूरे के पूरे कहाँ के हैं? भारत में बनी हुई जो कंपनी है उसके पूरे के पूरे अंशधारी समझ लीजिए पाकिस्तान के हैं। तो फिर ये कंपनी को हम लोग नहीं कह सकते कि ये भारतीय कंपनी है, और हम लोगों के ये दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे रद्द किया जाता है। और यही देखने के लिए जब अंशधारी और कंपनी को एक समझा जाता है, अंशधारी कौन है? ये पाकिस्तान में स्थित जो व्यक्ति है वो इस कंपनी के अंशधारी है, इसलिए ये कंपनी भारतीय अस्तित्व की ना मानते हुए इसे क्या कहा जाता है? पाकिस्तानी कंपनी कही जाती है। ये भले ही एजेंट के रूप में कार्य कर रही है, ये वाली कंपनी एजेंट के रूप में कार्य कर रही है, लेकिन इसे क्या समझा जाता है? दोनों एक है, अलग अलग नहीं है। दूसरा है राजस्व की रक्षा के लिए। राजस्व की रक्षा का मतलब ये होता है जैसे कि कोई भी देश अपना रेवेन्यू चाहता है, बराबर है। जब उस राजस्व से बचने के लिए, यानी वो इनकम रेवेन्यू से बचने के लिए अगर कोई कंपनी कोई इस तरह से छल करती है तो फिर उस कंपनी, जैसे कि आर्टिफिशियल कंपनी है तो वो छल नहीं कर सकती। इसे बचने के लिए छल कौन करता है? व्यक्ति करता है, एक नैसर्गिक व्यक्ति करता है। इसीलिए फिर वो नैसर्गिक व्यक्ति और कंपनी के बीच का जो हर पर्दा है उसे हटाया जाता है, और कंपनी और वो व्यक्ति एक समझ के ये समझा जाता है कि उसने जानबूझ के राजस्व की रक्षा के लिए क्या किया है? ये कार्य किया है। इसके लिए मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देना चाहूँगी जिसके वजह से आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे समझ लीजिए मेरे पास बहुत सारा पैसा है और जिसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। एक ये मैं व्यक्ति हूँ और मेरे पास बहुत पैसा है और जिसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा क्या देना पड़ रहा है? इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। इनकम टैक्स किसका रेवेन्यू होता है जानते हो? इनकम टैक्स रेवेन्यू होता है अपने गवर्नमेंट का, बराबर है। तो फिर ये मुझे तो इनकम टैक्स देना नहीं है, इसलिए मैं छल करती हूँ। मैं छल क्या करती हूँ? मैं कुछ और जो कंपनियाँ हैं ABCD करके मैं क्या करती हूँ? कंपनियों को फॉर्म करती हूँ। और समझ लीजिए कि मेरे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा आने वाला पैसा है वो डिविडेंड से है या तो इंटरेस्ट से है। तो मैं ये जो मेरे नाम के ऊपर शेयर्स है या जो मेरे नाम के ऊपर डिपॉजिट्स है वो मैं किनको ट्रांसफ़र कर रही हूँ? ये कंपनियों को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और ये कंपनी
वास्तव में ये कंपनी कोई भी कार्य नहीं कर रही, कोई भी व्यवसाय नहीं कर रही है। ये क्या कर रहे हैं? ये जैसा डिविडेंड आता है वही डिविडेंड क्या है? इस कंपनी का इनकम है। ये वास्तव में क्यों बनाई गई कंपनी है? इसलिए मैंने ये बनाई हुई कंपनी है क्योंकि मेरा इनकम टैक्स क्या हो जाए, बच सके। फिर ये कंपनी क्या करती है? जैसे इनकम आता है मुझे लौटा देती है। और लौटाती किस इसमें है? मैंने कहा कि मैंने इनको क्या दिया है, लोन दिया हुआ है और ये मुझे अपना लोन का रिपेमेंट के इससे मुझे ये पैसा वापस कर रही है। तो जो लोन दिया है उसका जो रिपेमेंट है उसे इनकम नहीं माना जाता है और इस तरह से मैं अपने इनकम टैक्स से बचती हूँ। तो ये देखने के लिए जब ये मैं और ये मेरे बीच की जो कंपनी यानी ये जो कंपनी है उस बीच का ये जो पर्दा है उसे हटाया जाता है और किससे रिस्पॉन्सिबल तय किया जाता है? मुझे, क्योंकि मैंने कंपनियां क्यों बनाई थी? राजस्व के से बचने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए फिर ये पर्दा जो है वो हटाया जाता है। फिर ये कल्याणकारी कानून का बचाव, जैसे कि वेलफेयर जो ये है लॉ है वो अलग अलग लोगों के लिए बनाए गए हुए हैं और उसका पालन करना हर एक कंपनी का कार्य है। लेकिन इससे बचने के लिए अगर आप कोई कार्य करते हैं तो ये कंपनी नहीं करती है, तो वहाँ पे रहने वाले व्यक्ति करते हैं और ऐसे इसमें भी फिर वो व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, ना तो वो कंपनी को। और न्यायालय की अवमानना करने पर कई इसमें न्यायालय आपको कुछ आदेश देता है। जब वो आदेश दिया जाता है तो आपका कार्य होता है उसका पालन करना, लेकिन उससे छूटने के लिए जब आप उसके विपरीत कोई कार्य करते हैं, विपरीत कार्य यानी उससे बचने के लिए आप कोई और कंपनी का समामेलन करते हैं, तो ऐसे समय में कहा जाता है वो कंपनी का समामेलन क्यों किया गया है? कानून की या न्यायालय की अवमानना करने के लिए किया गया हुआ है। तो ऐसे समय में भी वो कंपनी और वो व्यक्ति जिसने अवमानना की हुई है कानून की, उन दोनों के बीच का पर्दा हटाया जाता है और एक समझा जाता है। मुझे लगता है आज के लिए इतना। कल के लेक्चर में हम लोग ये वैधानिक प्रावधान क्या होते हैं उसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।